बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। आज के अहम मामलात और उन पर तबसरों और तज्ज़ियों के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। जो अहम मामलात है वो आपके सामने रखूँगा। आपका शुक्रिया कि आप फीडबैक बहुत देते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बहुत से कमेंट्स होते हैं। सारे मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप एंगेज कर रहे होते हैं, इट मीन्स कि आपको अगर आप उससे डिसएग्री भी करते हैं तो आप फिर भी उसे सुनते हैं, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कहता रहूँगा, ये प्लेटफॉर्म आपकी सपोर्ट की वजह से ही सिलसिला ये सारा आगे चल रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आज की सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन और बड़ी जिसे कहते हैं बेबाकी से उन्होंने बहुत से काम किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सनम जावेद साहिबा को 5 मुकदमात के अंदर उनकी बेल हो चुकी है। एक और मुकदमा था जिसके अंदर उन्हें नामजद किया गया मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर झिलाओ घिराव का, उसके अंदर भी उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। अच्छा, अब उसके अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि वो एक जो चीज़ हमारे सामने आ रही है कि वो ज़मानत मंजूर हो गई है, फ़ैसला महफूज था, 2 लाख रुपए के मुचलके हैं जिसका कहा गया है जमा करवाएं। लेकिन उस ज़मानत के बावजूद क्या सनम जावेद साहिबा बाहर आती हैं या नहीं आती? एक सवाल अब इसलिए, इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? सनम जावेद साहिबा इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिली है इलेक्शन लड़ने की, और वो इलेक्शन लड़ रही हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा के अगेंस्ट उसी हल्के में। अब कहने वाले तो बहुत सी बातें कहते हैं कि जी उनके वालिद साहब को, ज़ाहिर बात है वो वालिद हैं और उनकी साहबजादी हैं, वो तो फिर कहेंगे जी कि सनम जावेद को किसी हल्के में पाकिस्तान खड़ा कर दे, वो ज़मानतें ज़ब्त करवा देंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलें, ये उनकी एक सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा दूर दूर तक फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब क्योंकि उनकी ज़मानत हो गई है तो शायद उनको, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी उनको माफ़ी मिलनी चाहिए। उनसे जो कुछ हुआ, जो कुछ कलमात उनके मुँह से निकले और जो उन्होंने बातें की, ये अगर तो वो उस पे पशेमान हैं और अगर तो वो उस पर ये कहती हैं कि जी उनसे गलत हुआ और इखलाकी तौर पे भी गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, जो उस दिन हुआ और जो पूरा नैरेटिव एक बन गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का, वो अगर उस पर उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया है, तो फिर तो चलें, मेरे ख्याल में करेक्टिव मेयर किसी जगह से शुरू होना चाहिए। लेकिन अगर वो उस पर बज़िद हैं, जो कि बदकिस्मती से मुझे नज़र आता है कि वो अब तक भी हैं, और अगर उनकी पुरानी गुफ्तगू को देखा जाए, बहुत सी चीज़ों को देखा जाए, सियासी इख्तिलाफ किसी सियासी जमात से होना वो और चीज़ है। हाँ, अब वो जिस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से गुफ्तगू की, तो अगर आम कोई शख्स हो तो वो तो ज़ाहिर बात है कहे कि चले कोई नहीं यार, वक्त गुजर गया, 6-8 महीने से वो जेल में है, बड़ा कुछ देख लिया, तो अब छोड़े, माफ़ करें। लेकिन इदारा शायद अभी तक माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पर माफ़ नहीं है, माफ़ी नहीं दे रहे। तो आज वो जेल से बाहर आ सकती हैं, उनकी रिहाई एक आज में ही या कल में मैक्सिमम हो सकती है या नहीं हो सकती। कानूनी तौर पर तो हो जानी चाहिए, क्योंकि जब बेल हो जाती है तो फिर तो ज़मानत हो जानी चाहिए। 5 मुकदमात पहले हैं जिनमें बेल हुई, ये अब छठा था, इसमें भी महफूज फैसला सुना दिया गया। लेकिन अब कुछ क्या नया होगा, मुझे बड़ा शक है कि शायद उन्हें इतनी जल्दी अभी भी बाहर ना आने दिया जाए और उनके लिए मसाइल हो जाएंगे। उसकी वजह बहुत से लोग ये समझेंगे कि वो इलेक्शन है जी, कि वो इलेक्शन लड़नी है मरीम नवाज शरीफ के हल्के में, उसका ताल्लुक उससे नहीं है। हाँ, परसेप्शन वाइज ज़रूर होगा, लेकिन उसका ताल्लुक उस सख्ती से है और उस तलखी से है जो कि इदारा उनसे ऑफेंडेड है। और लोग अभी भी समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ना शर्मिंदगी का इजहार किया है, ना उन्होंने गलती तस्लीम की है, और उनके लिए अभी भी मसाइल उसी तरह मौजूद हैं। तो फिर मुझे आई रियली डाउट कि सनम जावेद साहिबा को कोई बाहर निकलने देगा। कोई नया मुकदमा, नज़रबंदी का फ़ैसला, कुछ एनीथिंग, मुझे लगता है कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सामने आएगी, क्योंकि इससे नहीं होना, मतलब फ़िलहाल लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। ये कम से कम ख़बर के लिहाज से मैं ये बात आपके तक ज़रूर रख सकता हूँ, और जो मुझे तासुर मिल रहा है इस वक्त। अब ज़रा मैं आपको इस तरफ भी लेके आता हूँ जी कि एक तो ये सिलसिला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मंशूर गुज़िश्ता रोज़ बयान किया। तहरीक इंसाफ का मंशूर अगर आप देखें, उसको स्टडी करें, कुछ चीज़ें तो पुरानी हैं, कुछ चीज़ें ये जी कि हम आइन में तरमीम करेंगे, असम्बली की मुद्दत 4 साल करेंगे, चलिए ये भी एक अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा जी कि वज़ीर-ए-आज़म डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, बराह रास्त अवाम इलेक्ट करेंगे, MNAs के वोट से नहीं होगा।
ये भी एक नया तरीका कार होगा। ये अमेंडमेंट इवेंचुअली हो सकती है नहीं, लेकिन इसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी और 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आना ज़रूरी होगा अगर उन्होंने ये अमेंडमेंट्स करनी है। फ़िलहाल 2/3 अक्सरियत तो क्या पता नहीं उनका सियासी फेट होता क्या है तहरीक इंसाफ का, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग बड़े जोश में हैं कि जी नहीं हम बाहर निकलेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा मार-धाड़ हुई, लोग निकले, कराची में भी मार कुटाई हुई और भी जगहों पर। और कहा यह जाता है कि कानून की वायलेशन करेंगे तो फिर मार कुटाई तो होगी। अब इलेक्शन डे पे क्या होता है, इलेक्शन डे तक जब हम जा रहे हैं, अब आज समझे 8-9 दिन रह गए हैं पीछे, 8-10 दिन रहेंगे, तो क्या होगा इलेक्शन डे पर? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकल पाएंगे? उससे पहले कैंपेन का मोमेंटम बनेगा नहीं बनेगा? उस दिन क्या होगा? ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद है, लेकिन हालात बहुत कशीदा हैं। इसलिए कशीदा हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त एक कैंप ये समझ रहा है कि जी हम में गुस्सा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं जी ये इंतशार है और इंतशार को दबाना है, इंतशार को कुचलना है। तो जब ये 2 सोचें आपस में इनका टकराव होगा तो फिर उससे क्या नतीजा निकलेगा? ये वो सिचुएशन है जो कि शायद अंधों को भी नज़र आ रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो कि आप बहुत ज़हीन लोग हैं, आप सबको पता है इस वक्त क्या हो रहा है। इसकी जो एलिमेंट, इसकी खबर का एलिमेंट है वो यही है कि ये सख्ती कहीं जाते हुए नज़र नहीं आ रही। अब रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इंटरेक्ट किया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से। सलीम साफ़ी साहब मेरे भाई हैं और बड़े पाकिस्तान के मंझे हुए साफ़ी हैं, उनके कॉलम में बड़े शौक से पढ़ता हूँ। उन्होंने अब उसके ऊपर कॉलम्स का सिलसिला शुरू किया बेसिकली। अच्छा, उन्होंने जो एक ज़माने में हम सुनते थे जनरल बाजवा की डॉक्ट्रिन, तो जी यहाँ डॉक्ट्रिन है जी, अब या डॉक्ट्रिन कहा जाए या एक सोच जो है वो है जनरल आसिम मुनीर साहब की। जनरल बाजवा के वक्त में ये था कि उन्होंने बताया कि ये 5th जनरेशन वॉर है और वाकई वो है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को पोल्यूट किया जा रहा है और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को यह बताया जा रहा है। फिर उसके अंदर फॉरेन एलिमेंट्स भी आ जाते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया के ऊपर झूठ फैलाया जाता है। ये तो फैक्ट है कि झूठ बेशुमार फैलाया जाता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब कोई दुनिया से बाहर बैठ के ना, वो कहीं बैठ के वो कोई अपनी तरफ से बौंगी मार देगा और वो सारे लोग उसको स्प्रेड करने लग पड़ेंगे। और कई ऐसे हमारे साफ़ी भाई हैं जो मैं समझता हूँ कि वो सहाफ़त से ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक्टिविज़म या कैंपेनिंग, उसमें चले जाते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता कि हम ये करते हुए कब ये हमने लाइन सहाफ़त वाली क्रॉस कर दी है। बहरहाल वो करते हैं, अब अल्लाह उन सारों को खुश रखे। अब उसके अंदर एक एलिमेंट शायद पैसे का भी आता है और एक एलिमेंट शायद ये भी आता है कि वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि जी हमने यहाँ जहाद लड़ना है, हमने जर्नलिज्म नहीं करनी, हमने जहाद लड़ना है। आप हकायक ज़रूर बताएं और हकायक बताना जर्नलिस्ट का काम होता है, उस पर तज्जिया तबसरा भी दें। कैंपेनिंग मैं हमेशा कहता हूँ ये जर्नलिस्ट का काम नहीं है। आपको अपनी लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए, कोई एग्री या डिसएग्री करे। अब उस मुलाकात के अंदर जो इक्तसाबात मुख्तलिफ सामने आ रहे हैं, जो लोग कोट कर रहे हैं कि ये बात फैक्ट है कि वो भी यही समझते हैं कि जी हर सियासतदानों में ना सारे बुरे हैं ना सारे अच्छे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बार बार उनका फोकस इसलिए है कि भाई यहाँ वेरिफिकेशन चेक कोई नहीं है, यहाँ पर फैक्ट चेक कोई नहीं है, यहाँ पर आप किसी के बारे में झूठ बोल दें तो बस वो झूठ पर झूठ ही चलता जाएगा। जब ये सिलसिला चलता जाएगा तो फिर इससे नुकसान भी होता है, इससे लोग वल्नरेबल भी हो जाते हैं और इससे ये भी पता लगता है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। मादर पे ज़रा आज़ादी है ना कि आप बैठकर जिस मर्ज़ी की इज़्ज़त उछाल दें। अच्छा, अब सोशल मीडिया पे भी ना यहाँ हमारे मुल्क में अब चलें साइबर क्राइम का बुलाया जा रहा है, साइबर क्राइम FIA बुला लेती है। बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूँ कि साइबर क्राइम के लिए भी साइबर क्राइम का एक बड़ा मेजर चंक एक साइबर कमांड बन रही है। साइबर कमांड इन द सेंस ये कि इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए, और वो भी फ़ौज उसकी निगरानी करेंगी। मेरे ख़्याल में उसको एक मेजर जनरल हेड करेंगे और वो बड़ी तगड़ी होगी, बड़ी इफ़ेक्टिव होगी और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मतलब अगर किसी ने झूठ बोला है और गलती और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया है, तो अगर तो भाई आप टेटे चढ़ गए हैं, मतलब पंजाबी में कहा जाता है ना, तो फिर नहीं छोड़ा जाएगा। यानी FIA से भी 10 गुना ज़्यादा सख्त होगी वो। और कानून साज़ी ज़ाहिर बात है उसके लिए जब ज़रूरत होगी तो वो कर ली जाएगी। लेकिन जो मुझे इत्तलात मिल रही है, ख़बर का एलिमेंट है कि ये साइबर कमांड अब ये बाकायदा तौर पर ये जो साइबर ऑफेंसेस हैं ये बाकायदा तौर पर ये साइबर कमांड के नीचे आएंगे और पाकिस्तान की फ़ौज के एक जो कोई डेकोरेटेड अफसर है, मेजर जनरल शायद होंगे, वो इसको हेड करेंगे। ये ख़बर की हद तक है और ये चीज़ हो रही है, पाइपलाइन के अंदर है।
अब जो नज़र आ रहा है वो ये है कि नहीं, वो भी इसको समझते हैं कि नहीं ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर बहुत सारा झूठ बिकता है। बिल्कुल बिकता है, वो फैक्ट है। लेकिन क्रैकडाउन पता नहीं उसका नतीजा क्या निकलता है, या बहुत ज़्यादा दबा देना उसका नतीजा क्या निकलता है, वो खैर मैं नहीं समझता कोई इतनी हौसला अफजा सिचुएशन है बाहर। लेकिन ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जी जो सोशल मीडिया है इससे बड़ा झूठ भी फैलता है और नफरत फैलती है। आई डोंट नो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, लेकिन ये जो खबर का एलिमेंट में मैंने आपके सामने रख दिया कि ठीक ठाक इसके ऊपर क्लैम्प डाउन होगा, और जो झूठ फैलाया जा रहा है और जो अभी रिसेंटली जो ये चीफ जस्टिस के खिलाफ हुआ और जिसके ऊपर अंदर नाम आया, उसमें अंदर ना आप कुछ देखेंगे, मेरी सारा एहतराम है सब लोगों का, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आप उसके फैसले पर तनकीद करें कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे, वो हम भी पहले भी करते रहे, वो मैं अब भी करूँगा, सारे करेंगे। बल्ला जो लिया गया उसमें मैं भी समझता हूँ कि ये फैसला नरम हो सकता था, गुंजाइश निकल सकती थी, नहीं निकाली गई, वो अब चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है। लेकिन कुछ ट्विटर पर आपको नजर आएंगे झूठा, फ्रॉडिया, फलाना, बीमार, ज़हनी बीमार, ये कुछ साफी ट्वीट करें। अब ये जर्नलिज्म नहीं है भैया, ये जर्नलिज्म नहीं है। ये आपको किसने कह दिया कि आपको ये आप इस तरह की हरकतें करें किसी और मुल्क में, अमेरिका में कर लें। बाय द वे वो कैपिटल हिल वाले वाकयात देखें ना, वो लोगों को जिस तरह सजाएं हुई हैं उसके अंदर, तो वो भी रियासत पर हमला था। तो अब इस तरह के काम वहाँ पर कोई जर्नलिस्ट करे तो बड़ी तगड़ी सजा होती है भाई, कोई छोड़ता नहीं है। ये तो हमारे मुल्क में आज़ादी है ना, तो इस तरह का मुझे लगता है इन लाइंस पर अब सोचा जा रहा है पाकिस्तान में भी कि ये होगा। अब एक और चीज़, अंसार भाई साहब का कॉलम है और वो बड़ा उनका ना वो है कि एस्टेब्लिशमेंट का लाडला आखिर कब तक। अब ये बात अगर आप देखें तो वो जो मैं आपको काफ़ी अर्से से बता रहा हूँ, और उस कॉलम को अगर आप देखें उसमें जो उन्होंने बात की है, और ये बात ठीक है कि आईनी कानूनी तौर पर तो एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का गुस्सा क्या है कि भाई मुझे लाडला क्यों नहीं बनाते, ये बात अंसार भाई साहब ने भी लिखी, और मैं भी आपसे यही रख सकता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का दुख भी यही है कि भाई हमें डिविडेंड कब मिलेगा, हम भी तो अच्छे बच्चे हैं, हमने भी तो बाजवा साहब की एक्सटेंशन में पूरा साथ दिया था, हमने पीडीएम की हुकूमत में बड़ा साथ दिया, बनाई, सब कुछ किया और सारा कुछ किया, तो हमारा आपसे क्या प्रॉब्लम है? ना हमने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे कोई शरारत की, ना कुछ किया, ताबेदारी भी मुकम्मल है, कोई इशू नहीं है, तो फिर हम क्यों लाडले नहीं बन रहे आपके? लड़ाई तो सारी इस बात की है। लेकिन अगर ये लंबी तर्ज पे से देखा जाए कि ये लड़ाई आखिर कब तक, एस्टेब्लिशमेंट का लाडला आखिर कब तक, इसका जवाब एक है और वो मैं आपको कई दफ़ा दे चुका हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में, मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तानी हूँ, मुझे जो हालात नज़र आते हैं, मैं आपको कोई हर तरफ रोज़ी पिक्चर तो पेंट नहीं कर सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी में हालात तब्दील होते नज़र नहीं आता। पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट था, है, रहेगा, और यहाँ जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट होती है उस पर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसका इम्प्रिंट बहुत तगड़ा, उसका हाथ बहुत तगड़ा होता है, और वहाँ वही डोमिनेट करते हैं। पाकिस्तान में हुकूमतें आएंगी, जाएंगी, बनेगी, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार उनमें रहेगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात वो मैं आपको ये भी बता दूँ जी कि वो लोग इस पे एतराज़ करते हैं जी कि मैं ये बात क्यों करता हूँ, मैं इसलिए साथ बार बार ये एतराज़ात दोहराता रहता हूँ। मैं रोज़ अगर देख रहा होता हूँ, कई लोग कहते हैं जी आप तो जी एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस है, आप फलाना। ओ भाई, अगर आपको फैक्ट सुनने अच्छे नहीं लगते तो मैं क्या करूँ? अगर आपको तल्ख बातें अच्छी नहीं लगती, हकायक अच्छे नहीं लगते तो मैं क्या करूँ? मैं जब आपको बता रहा हूँ भाई कि लाडले जो थे वो पहले इमरान खान थे, आज लाडला कोई और है, पहले इमरान खान साहब के स्पीड डायल पे लोग थे, आज किसी और के स्पीड डायल पे, तो आपको ये बातें बुरी क्यों लगती हैं? सच तो फिर ऐसे ही होता है, कड़वा होता है, और सच सुनना भी पड़ता है। तो अब सच सुने, बर्दाश्त करें, यही कुछ है भाई, कुछ बदलने वाला नहीं है मेरे आपके कहने से, ये बात जहन में रखिएगा। आप जितना मर्जी कहते रहें ये बातें। अब मैं अक्सर, कई दफ़ा होता है ना कि वो तहरीक इंसाफ के दोस्त कई बड़ा इज्जत अफजाई कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, मैंने कहा यार 100 दफ़ा दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यकीन माने फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बता रहा हूँ। लेकिन आप उस वक्त तक आज की ज़्यादती को, आज के हालात को बुरा नहीं कह सकते जब आप ये ना माने कि जब आपका वक्त था तो आपने भी जुल्म किया, आप भी रौंद कर लो, ये मैं लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करता हूँ, रौंद के लोगों को इक़्तिदार में आए, तो आज आप रौंदे जा रहे हैं यार। जिसकी मदद से रौंदा आपने लोगों को, आज वही रौंद रहा है आपको, क्योंकि आप जिसके कंधे पे चढ़ के आए थे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी।
उन्होंने कंधे से उतार के आपको फेंक दिया। बस ये वो बातें सुने, तल्ख हक़ाइक़। और एक खबर आप सबको दे दूँ जी कि इंशाअल्लाह अगले 2-3 दिन के अंदर आपके सामने एक भरपूर हम एक डॉक्यूमेंट्री टाइप चीज़ रखेंगे, व्लॉग टाइप। आपको मैं बताऊँगा कि आज हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं और क्या है। इंशाअल्लाह विजुअल्स की मदद से और कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पता लगे। उसमें उसमें आपको हक़ाइक़ का अंदाज़ा होगा और आप एक सोच बना पाएँगे कि आज हम यहाँ कैसे पहुँचे और आज तहरीक-ए-इंसाफ का ये हाल क्यों है, आज इमरान खान साहब का ये हाल क्यों है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा जी। इंशाअल्लाह शाम को फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।